नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर चार धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर चिंता जताई गई है। मुख्यमंत्री धामी आज हेली सेवाओं पर बैठक करेंगे। कैस्ट्रेल एविएशन के हेलीकॉप्टर पर रोक लगाई गई है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच अभी भी जारी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कर रहा है समीक्षा। चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं में कटौती जरूरी है। पिछले महीने हुआ था पहला हेलीकॉप्टर हादसा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ट्रांस एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर में यह हादसा हुआ था। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। तो वही केदारनाथ दर्शन करके वापस लौट रहे अलीगढ़ के 6 युवक शॉर्टकट रास्ते से गुरुचड्डी की ओर जा रहे थे। रुद्रप्रयाग के रामबाड़ा क्षेत्र के निकट एक नदी पार करते समय अचानक तेज बहाव में एक युवक बह गया, जबकि बाकी 5 युवक नदी के पार फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की खोजबीन शुरू कर दी गई। अंधेरे और तेज बहाव की वजह से एसडीआरएफ की टीम को युवक का पता लगाने में काफी कठिनाई हुई है। फिर भी टीम ने हार नहीं मानी और गुरुचट्टी की ओर से दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर के वैकल्पिक मार्ग में उन फंसे युवकों तक पहुंचने की पहुंच बनाई। इस कठिन अभियान के बाद एसडीआरएफ की टीम 5 युवकों को सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचाने में सफल रही। खोया हुआ युवक अभी भी लापता है और एसडीआरएफ उसकी खोज जारी रखे हुए है। प्रशासन ने लोगों से नदी पार करते समय सतर्क रहने और खतरे वाले रास्तों से बचने की अपील की है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इस घटना ने पर्वतीय इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अहमियत को दोबारा साबित किया है। वही चार धामों में से एक प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के बाद से अब तक लगभग 7 लाख तीर्थयात्रियों ने भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन कर आस्था का लाभ लिया है। प्रतिदिन करीब 27,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सिख धर्म के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी 25 मई से अब तक लगभग 1 लाख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि जिला प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह सजग है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा चोरी जैसे अपराध बढ़ सकते हैं, लेकिन चमोली पुलिस उनके पैनी नजर रखे हुए है। मोबाइल फोन और अन्य कीमती वस्तुएं चोरी करने वाले कई आरोपी पुलिस की सतर्कता से पकड़े जा चुके हैं और उन्हें जेल भेजा गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालु पूरी शांति और सुरक्षा के साथ भगवान के दर्शन कर सके। दो धाम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब धाम हमारे जिले चमोली में है और अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं और लगातार आमद बढ़ रही है, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है और जो हमारे अवस्थापनाएँ थी, सड़कें थी, वो भी सुचारू चल रही हैं। तो यात्रियों का जो अनुभव है वो सुखद है और प्रयास किया जा रहा है जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं वो यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएँ और किसी प्रकार की कोई कमी श्रद्धालुओं को ना होने पाए। देखिए, अभी तक लगभग 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो बद्रीनाथ जी धाम में आ चुके हैं और अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब जी की यात्रा भी अच्छी तरीके से चल रही है। उसमें भी लगभग डेली औसतन 7 से 8 हज़ार लोग आ रहे हैं। अभी फूलों की घाटी के जो है वो भी पर्यटकों के लिए खुल गया है, वहाँ भी लगातार मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मान रही है, वहीं कांग्रेस ने इस कार्यकाल को जनता के साथ धोखा करार दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने जनता को सिर्फ जुमले दिए, जमीनी स्तर पर हालात बदतर हुए हैं। करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, परीक्षा पेपर लीक होना आम बात बन गई है और स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल लूटपाट हुई है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि हर भारतीय को 15 लाख मिलेंगे और काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन ना तो पैसा आया और ना ही स्विस बैंक की लिस्ट सामने आई। उन्होंने अग्निवीर योजना, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को नजरअंदाज करने और नोटबंदी जैसे निर्णयों को जनविरोधी बताया। करण माहरा ने कहा कि आजादी के पुरोधा महात्मा गांधी के अपमान को सहने वाली सरकार से देश को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर राष्ट्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। बिल्कुल बेशर्मी से भरा हुआ बयान है। अंकिता भंडारी में आज तक वीआईपी का पता नहीं है। सरकार की पुलिस की एक आला अधिकारी कहती है कि कमरा वीआईपी था। सबने वो अंकिता के मैसेज देखे जिसमें वो कह रही कि मेरी जान को खतरा है, एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद भी इस सरकार की पुलिस कहती है कि कमरा वीआईपी था। सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई, डोजर चलाया गया और अपराध के साथ साथ अपराधी को बचाने के लिए जो सबूत मिटाने का काम जिन नेताओं ने और बड़े लोगों ने किया, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। संतरेसा में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या, और उसमें मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य। आईएसबीटी देहरादून राजधानी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। हरिद्वार में भी 2 हफ्ते पहले 4 साल की बच्ची की हत्या। उधम सिंह नगर में नर्स की हत्या। 2 मंडल अध्यक्ष महिला के संग अपराध में जेल में। दुख संघ का चेयरमैन जमानत में बाहर। ममता जोशी बहुगुणा आज भी गायब श्रीनगर से। उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनें मोनू। तो वही अल्मोड़ा जनपद की सोमेश्वर विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। झंडा यात्रा के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सोमेश्वर क्षेत्र में भ्रमण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का घर घर जाकर सम्मान किया। हरीश रावत ने पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की विषम परिस्थितियों और गरीबी से देखा और ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों ने उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया और जगह जगह फूलों से उनका अभिनंदन भी किया गया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 साल बेमिसाल नहीं बल्कि आम जनता के लिए 11 साल बेहाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तरक्की कुछ चंद पूंजीपतियों तक सीमित रह गई है, जबकि आम लोग महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि मोदी सरकार जन संभावनाओं को गुमराह कर रही है और अब जनता इस ढोंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस की यात्रा जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक मजबूत प्रयास है। गरीब की खरीदने की ताकत घट गई। आज तरक्की हुई मगर कुछ अमीरों की तरक्की हुई। अंगुलियों में गिनने लायक 500, 1000, 1500, 2000, 1 लाख अमीर और बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, नरबोपति बन गए। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव घर का गरीब था वो महंगाई की मार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। उसके लिए यदि आयुष्मान के कार्ड से अलग उसको कहीं इलाज करवाना पड़ रहा है तो वो मर जाना बेहतर समझ रहा है। इलाज करवाना इतना कठिन हो गया है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहे तो आज वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, हर चीज़, बीज, खाने की चीज़ें, सब चीज़ें महंगी हो गई है। तो ये महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। यदि 11 साल बेमिसाल है तो इसीलिए तो इन 11 सालों के अंदर बेरोजगारी भी बेमिसाल है, महंगाई भी बेमिसाल है, असहिष्णुता भी बेमिसाल है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं भी बेमिसाल है, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भी बेमिसाल है, भ्रष्टाचार भी बेमिसाल है। हर चीज़ इन 11 सालों में बेमिसाल हुआ है, जिससे जनता का जीवन कठिन हुआ है। इसलिए हम प्रतीक स्वरूप आज यहाँ हमने तैनात किया है और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम प्रणाम करेंगे। कहीं हमारी सीमा के रक्षक मिलेंगे तो उनका भी सम्मान करेंगे। और तो वहीं लालकुआ के तराई केंद्रीय वन प्रभाग में अवैध अतिक्रमण को लेकर के सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते हुए चले
कि वन विभाग ने वर्षों से वन भूमि पर बने झोपड़पट्टियों और दुकानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। पहले चरण में चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने का मौका दिया जाएगा। अगर निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के प्रभागीय वनाधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि लाल कुआं, वीआईपी गेट और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है। सभी को पहले ही सुनवाई के लिए बुलाया गया था और बेदखली के आदेश जारी किए जा चुके थे। अब संबंधित रेंज अधिकारियों को सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है, जिसके बाद अंतिम नोटिस जारी होंगे। एसडीओ उमेश चंद्र तिवारी ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। टांडा रेंज में हाल ही में सबसे अधिक नए अतिक्रमण सामने आए हैं, जिससे वन्य जीवों के आवास को खतरा है। वन विभाग की ये पहल जमीनी स्तर पर कितनी सफल होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जिक्र कर रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि हम लोगों ने जो अतिक्रमण में वन भूमि में बैठे थे और हमने उनको नोटिस दे करके अपने विभाग स्तर से उनके इविक्शन की कार्रवाई की थी। उसके अगेंस्ट वो कानून के प्राविधानों के अनुसार अपील में गए थे। अभी रिसेंटली उनकी अपीलें भी निस्तारित हो गई हैं और वो खारिज कर दी गई हैं। तो अब प्रकरण में हम लोग नियमानुसार जो इविक्शन की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसा वो तो कानून में प्राविधानित है। चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून में जताई गई है बारिश की संभावना। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी और चमोली में हल्की बारिश संभव है। देहरादून, टिहरी और गढ़वाल में बारिश का अनुमान जताया गया है। बताते हुए चले आपको, रुद्रप्रयाग में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। तो एक और बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है हरिद्वार से, जहां पर सीताराम गौशाला में गुलदार ने हमला किया है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक जानवर को गुलदार ने निशाना बनाया। कल गुलदार ने कुत्ते को बनाया था निशाना। शिकार करते गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गुलदार से फेरू क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार सीताराम गौशाला की तरफ से जो है ये हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इन तस्वीरों में साफ स्पष्ट हो पा रहा है कि गुलदार से फेरूपेर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं और आम जनता इस मामले को लेकर के गंभीर नजर आ रही है। आपको बताते हुए चले कि गुलदार से फेरूपुर क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि गुलदार से फेरूपुर क्षेत्र में ये दहशत का माहौल है, जहां पर गुलदार के देखे जाने के बाद, उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब साफ हो रहा है कि आसपास के इलाकों में और भी इस तरह से गुलदार हो सकते हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो गुलदार ने पहले कुत्ते को निशाना बनाया और अब आम जनता की जान पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय बदलाव जो है वो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है, ये समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है। क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी। इन दिनों अमेरिका को लेकर के एक बड़ा ही विवाद सा चल रहा है। आखिरकार ये विवाद क्या है और इससे क्यों इतनी ज्यादा जो है अफरा तफरी का माहौल हो रखा है, जरा समझिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया।
क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एकमत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका की। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।